नमस्कार साथियों। तो भाई आज हमारे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि जो रोबोटिक्स के एमसीक्यू हैं हम वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए हमने आपसे पहले दिन ही टारगेट किया था कि हम पूरी यूनिट 9 आपकी कवर करवाएंगे, एज इट इज करवाएंगे। बस इसमें हम एक कंप्यूटर वाले पार्ट को लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि वो हमारे एसोसिएट सर आएंगे, वो आपको इसमें पूरा मदद करेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका करवाएंगे जिससे आपका कोई भी पार्ट बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखिए सबसे पहले अब हम जिस आज की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें रोबोटिक्स के एमसीक्यू मिलने वाले, और जब हम रोबोटिक्स के एमसीक्यू की बात करते हैं तो भाई इसमें बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कोई नया रोबोट का इन्वेंशन हो गया, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, या ये रोबोट किस देश के द्वारा बनाया गया था, पहला हिंदी भाषी रोबोट कौन सा है, दुनिया में पहला रोबोट शब्द किसने इस्तेमाल किया था, या जो रिसेंटली नए नए रोबोट बनाए गए हैं उसके बारे में क्वेश्चन बनते। जैसे आप आज तक पे देख रहे होंगे तो एक नए न्यूज एंकर जो ह्यूमनॉइड के रूप में आ गए हैं, तो भाई आ सकता है कि भाई न्यूज पढ़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा बनाया गया है। तो रोबोटिक्स से जुड़े हुए ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले इसी सीरीज में बेटा अब मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं, और ये कौन सा है, रोबोटिक्स के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम रोबोटिक्स। आपको रोबोटिक्स से जुड़े हुए जो फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए हैं इन पर कंसीडर करना है कि आखिर इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी नहीं है, या कोई एक पॉइंट सत्य है। एक्स, पहला बेटा जो एक्स स्टेटमेंट है वो हमसे क्या कहता है कि जो सेंसर होते हैं रोबोट का वो प्रमुख घटक नहीं है। भाई ये तो दोगली बात हो गई, क्योंकि सेंसर रोबोट का एक प्रमुख घटक होता है। जब तक रोबोट को इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे उसे क्या करना है और वो अपने सेंसर के द्वारा ही तो महसूस करता है, तो जब तक उसे यही पता नहीं होगा कि उसे क्या करना है, सेंसेशन का ही पता नहीं चलेगा, तो रोबोटिक्स वैसे ही फेल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक्स वाला स्टेटमेंट कैसा दिया है, गलत दिया है। इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनॉइड्स कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो इंसानों से जुड़े हुए, इंसानों जैसे लगने वाले रोबोट्स होते हैं हम उन्हें क्या नाम देते हैं, ह्यूमनॉइड्स। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपके सामने होता है गलत, और बी वाला आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं, केवल एक्स सत्य है, नहीं एक्स और वाई दोनों ना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, केवल वाई सत्य है। देखो जब भी आपसे बात की जाए कि आखिर रोबोट के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, तो देखिए घटक के नाम पर आपको याद रखना चाहिए कि रोबोट में हमेशा क्या होते हैं, कंट्रोलर्स। कंट्रोलर का मतलब क्या था, नियंत्रक होना जरूरी है रोबोट्स में। वही हमने दूसरा घटक क्या देखा था कि रोबोट्स में सेंसर होना काफी ज्यादा जरूरी है, और सेंसर का सीधा सीधा मतलब होता है ये जो हमारे सेंसर्स होते हैं ये क्या करते हैं, सेंसेशन को फील करवाते हैं। वही हम अगला देखते हैं रोबोट्स में, तो इसमें एक एक्चुएटर होना चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट घटक होता है रोबोटिक्स का वो क्या होता है, एक्चुएटर। एक्चुएटर को ही हम क्या बुलाते हैं, प्रवर्तक। मतलब अपने काम को आउटपुट देने के लिए इसमें कोई ना कोई ऐसी डिवाइस, आर्म्स, पहिए कुछ भी होना चाहिए जिससे वो जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम को पूरा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं तो इसका जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, मैन्युपुलेटर। अगला क्या होता है, मैन्युपुलेटर। क्योंकि इसकी सहायता से हमारा रोबोट एक जगह से दूसरी जगह या अपने मोबाइलिटी या गतिशीलता को बनाए रखता है, तो वो पार्ट भी उतना ही जरूरी है। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं तो हमारे रोबोटिक्स का सबसे जरूरी बात थी वो क्या थी, पावर या ऊर्जा। तो रोबोट के जो 5 सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनके बिना हम रोबोट की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तो रोबोट में नियंत्रक होना चाहिए, रोबोट में सेंसर होना चाहिए, रोबोट में प्रवर्तक होना चाहिए, रोबोट में परिचालक होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि रोबोट में एक ऊर्जा का सोर्स होना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा अपने रोबोट जो भी कार्य करेगा उस कार्य को करने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी। तो ठीक है भाई, ये हो गए आपके रोबोटिक्स से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदु। अगला हम देखते हैं निम्न में से कौन रोबोटिक्स का उपयोग करता है। क्या ड्रोन रोबोटिक्स का उपयोग करता है, क्या सोफिया रोबोटिक्स का उपयोग करती है, या ये दोनों ही रोबोटिक्स का उपयोग करते हैं, या तो दोनों ही नहीं करते। तो देखिए भाई ड्रोन का मतलब क्या होता है, ड्रोन का मतलब होता है ऐसे एरोप्लेन जिसमें कि आदमी नहीं बैठा होता है।
आप छोटे ड्रोन यूज करते हैं जो कैमरा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, केवल फोटोग्राफी के लिए होते हैं। वहीं हम दूसरी साइड देखते हैं ऐसे ड्रोन्स वगैरह भी होते हैं जो कि क्या करते हैं भाई, आपके दुश्मन के क्षेत्र में बम वगैरह भी गिरा सकते हैं या दुश्मन के क्षेत्र की जानकारी ले सकते हैं। कहीं कहीं सुसाइड बॉम्बर जैसे ड्रोन्स भी होते हैं कि हमें मिसाइल की जगह केवल ड्रोन उड़ाना होता है और जिस जगह आप उसे क्रैश करेंगे वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा। तो ड्रोन के कई सारे टाइप्स होते हैं और ड्रोन अपने आप में एक रोबोटिक्स का छोटा सा मिला जुला रूप है, क्योंकि पहले भी बताया था कि रोबोट ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर रोबोट्स को आप मैनुअल मैनेज भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ड्रोन है वो हमारे दोनों ही कैटेगरी के बनते हैं, एक तो ऑटोमेटिक भी होते हैं और रिमोट ऑपरेटेड मैनुअल ऑपरेटेड भी रहते हैं। वहीं जो सोफिया है हमारा, सोफिया बेटा पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट था। याद रखिए सोफिया क्या था, पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट था जिसे कि सऊदी अरब के द्वारा एक नागरिक का दर्जा दिया गया था। ये एआई बेस्ड था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लोगों से बात करता था, मुस्कुराता था, उनकी बातों का जवाब देता था। हालांकि उसकी जो अधिकांश बातें होती हैं वो वैसी ही होती हैं जैसे आप गूगल टॉक वगैरह करते हैं या गूगल स्पीक नाउ का इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल से बातें करते हैं, तो भाई वैसी ही कुछ जवाब ये भी देता था, लेकिन ये किसके ढांचे में बदला हुआ था, ये मानव सदृश्य था और सऊदी अरब ने इसे एक नागरिक का दर्जा दिया था। हांगकांग की हैंसेन कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। तो सोफिया रोबोटिक्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला रोबोट था। तो जाहिर सी बात है कि चाहे फिर हमारा ड्रोन हो या सोफिया रोबोट हो, क्योंकि दोनों ही किस पर बेस्ड होते हैं, तो दोनों ही भाई रोबोटिक्स पर बेस्ड होते हैं। इसीलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों, क्योंकि चाहे ड्रोन हो और चाहे सोफिया हो, दोनों ही किसका उपयोग करते हैं भाई, रोबोटिक्स का। इसके बाद अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से हो सकता है, अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में जानने के मिशन में, ह्यूमैनॉइड रोबोट में, या ड्रोन के रूप में, या उपर्युक्त सभी। तो देखो भाई रोबोटिक्स को आप किस किस क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। तो देखो यार एक बात समझना कि जो रोबोट होते हैं वो हमारे दुनिया के हर पहलू पर कहें या अधिकांश पहलू पर अपने काम की उपयोगिता साबित कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए आपको एक केयर टेकर चाहिए या आपको घर में एक सर्विसमैन चाहिए, क्योंकि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से आप बिजी हो सकते हैं या कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे में ऐसे रोबोट्स भी बनाए गए हैं जिनके पैरों की जगह थोड़े से पहिए होते हैं या उनमें प्रॉपर लेग्स बनाए जाते हैं, जो कि मस्कुलर ना होकर हमारा मशीनी आर्म्स होते हैं, मशीनी पैर होते हैं या व्हील्स लगे होते हैं जिससे वो रोटेट करते हुए आगे जाते हैं। और वो आप जो सामान मंगाइए, यदि वो सामान उसके अंदर फीड होगा तो वो वही सामान लाके आपको पिक करके दे देगा। तो देखिए भाई कितनी अच्छी सुविधा मिल जाती है। तो देखो रोबोट हर क्षेत्र से जुड़े हुए। और अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि आखिर रोबोट इनमें से किस किस जगह पर हमारे काम आ सकता है। क्योंकि देखो यदि हम बात करें तो हमारे इस दुनिया में रोबोट ने एक नहीं बेटा कई जगह पर अपनी उपयोगिता साबित की। तो देखिए भाई पहला देखते हैं कि अंतरिक्ष में ग्रहों के जानने के मिशन में। तो देखो भाई अंतरिक्ष में ग्रहों के जानने के मिशन में हमारे वैज्ञानिकों ने, चाहे नासा हो, चाहे इसरो हो, चाहे आपका रशियन स्पेस एजेंसी हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, चाहे चाइना का हो, चाहे जापान का जैपेक्स हो, कोई भी स्पेस एजेंसी हो, एक नहीं कई बार उन्होंने रोबोट जैसी चीजों को स्पेस में भेजा है। और जहां पर कि मानव मिशन संभव नहीं हो पाता वहां ह्यूमैनॉइड रोबोट या कॉनिकल शेप में रोबोट या क्यूब के शेप में रोबोट को भेजा जाता है और रोबोट उस ग्रह पर मूव करते हैं और वहां की इंपॉर्टेंट जानकारियां हमें जुटाकर देते हैं। तो भाई रोबोट एक बार नहीं कई बार हमारे स्पेस मिशन में ऑलरेडी काम आ चुका है। ह्यूमैनॉइड रोबोट, देखिए भाई अभी अभी सोफिया का नाम लिया था, तो जाहिर सी बात है कि जो ह्यूमैनॉइड रोबोट है बिल्कुल हमारे काम का है और उपयोगिता साबित करता है। जो ड्रोन हो गया, तो देखो भाई जो ड्रोन होते हैं हमारे ड्रोन, जैसे हमारे यहाँ भीम ऐप बना था, सॉरी मैं भीम ऐप की बात कर रहा हूं, एक ड्रोन बना था, उस ड्रोन का नाम भी था भीम। और वो क्या करता है कि आपके आपदा वाले मामलों में, डिजास्टर के मामलों में, युद्ध क्षेत्रों में बड़ी अपनी उपयोगिता साबित करता है। तो देखिए भाई जो ड्रोन होते हैं ह्यूमैनॉइड होते हैं और स्पेस मिशन में प्लैनेट्स के बारे में जानकारी जुटाने वाले रोबोट्स होते हैं, तो ये सभी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है।
आई थिंक ये एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन था, उसमें प्यूमा के बारे में पूछा गया था। तो देखो भाई प्यूमा आखिर है क्या। तो देखिए यदि हम प्यूमा की बात करते हैं तो याद रखिए बेटा, जो प्यूमा है वो एक लैंग्वेज के फॉर्म में है, और वो लैंग्वेज किसमें मदद करती है भाई, रोबोटिक्स के क्षेत्र में। तो आखिर जो प्यूमा होता है हमारा वो क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात इसकी समझें कि एक कंपनी है और वो कंपनी लगातार रोबोटिक्स के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य करती है, और इस कंपनी का नाम क्या है, यूनिमेशन। वास्तव में इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेशन। इसका कंपनी का पूरा नाम क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेशन। और इसी यूनिवर्सल ऑटोमेशन का एक कंबाइंड नाम शॉर्ट कर दिया गया और इसे क्या नाम दे दिया गया, यूनिमेशन। तो जो यूनिमेशन होता है इसने जनरल मोटर्स के लिए एक रोबोट तैयार किया था, और जो जनरल मोटर्स के लिए इसने एक रोबोट तैयार किया, उस रोबोट के लिए उसने एक लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। लैंग्वेज मतलब जैसे हमारी कंप्यूटरी लैंग्वेज होती है, मशीनी लैंग्वेज होती है, तो पहली बार इस यूनिमेशन कंपनी के द्वारा क्या किया गया, एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया, और वो किसके लिए था, जनरल मोटर्स मतलब कारों के बिल्डअप करने के लिए। तो वो लैंग्वेज थी। तो आखिर वो लैंग्वेज हमें इन सब में किस प्रकार के ऑप्शन में देखने को मिल रही है, तो भाई प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन टू असेंबल, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबली। देखिए भाई यूनिवर्सल कंपनी का नाम आ चुका है, तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। तो देखिए भाई प्यूमा एक मशीन के फॉर्म में इंस्टॉल किया गया था, और इसमें क्या है कि आखिर इतना फेमस क्यों हुआ था, क्योंकि रोबोटिक्स की दुनिया में इसने लैंग्वेज इस्तेमाल करना चालू किया था, जो एक अपने आप में काफी एडवांस रोबोट डेवलप कर दिया गया था। तो इसीलिए प्यूमा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में ऑलरेडी पूछ चुका है, और एक काफी महत्वपूर्ण पैटर्न था। तो याद रखिए भाई यूनिवर्सल एनिमेशन के द्वारा जनरल मोटर्स के लिए जो एक पूरा प्रोग्राम्ड रोबोट तैयार किया गया था, उसके अंदर लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी। तो भाई इसीलिए वो प्यूमा इतना फेमस हुआ। हालांकि आप प्यूमा जूते के रूप में ज्यादा जानते हैं, स्पोर्ट्स वियर कंपनी है, ठीक है, कपड़े बनाती है, जूते बनाती है, ठीक है, लेकिन इस प्यूमा का मतलब क्या होगा, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। चलिए अब हम देखते हैं आगे, व्योमित्र रोबोट किसके द्वारा तैयार किया गया है। मैंने आपको रेगुलर सेशंस में भी इसके बारे में बताया था कि जो व्योमित्र है ये किसका मदद करेगा बेटा, तो ये इसरो की मदद करेगा। और इसरो के किस मिशन की मदद करेगा, तो इसरो 2023 में एक बहुत बड़ा मिशन कामयाब करने की दिशा में काफी मेहनत कर रहा है, और वो मिशन कौन सा है, मिशन गगनयान। मिशन गगनयान के द्वारा साल 2023 के आखिर तक वास्तव में इसरो क्या चाहता है, इसरो चाहता है कि हम स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स या मानव मिशन कंप्लीट करें। मतलब हम अंतरिक्ष यात्रियों को अपने दम पर स्पेस में पहुंचाएं और उन्हें वापस लेकर भी आए। ये प्रोग्राम शायद 2007 या 8 में स्टार्ट हुआ था, और तब से हम प्लान कर रहे थे कि कब इसरो वास्तव में अपने रॉकेट्स के माध्यम से स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा और उन्हें सकुशल वापस लेकर आएगा। तो जो हमारा मिशन गगनयान है, मिशन गगनयान को सक्सेस बनाने के लिए इसरो ने एक अपना रोबोट डेवलप करवाया था, और ये रोबोट किस नाम से बनाया गया है, व्योममित्र। व्योम का मतलब ही क्या होता है, आसमान, स्पेस, अंतरिक्ष, और भाई उसमें एक मित्र की तरह एक असिस्ट के रूप में कौन काम करने वाला है, व्योममित्र रोबोट। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। अब हम इसके बाद देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, सोफिया रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला देश कौन सा है। तो भाई कुछ ही देर पहले मैंने आपसे इसकी चर्चा की थी कि सोफिया रोबोट दुनिया में इसलिए बहुत फेमस हुआ था क्योंकि एक तो ये ह्यूमैनॉइड रोबोट था, और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए हो तो मैं रेगुलर सेशंस में इसके बारे में पूरा बताया था। तो अब एक बात समझिए कि जो हमारा सोफिया रोबोट है इसको नागरिकता प्रदान करने वाला देश कौन सा है, तो डायरेक्ट यदि आपसे देश पूछा जाए तो हमारा सही आंसर क्या है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पहला ऐसा देश बना जिसने एक ह्यूमैनॉइड रोबोट को एक नागरिक का दर्जा दिया।
जैसे आप भारतीय नागरिक होते हैं, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आप चलो एक भारतीय नागरिक है, आप अमेरिकन सिटीजन है, कुछ भी है, तो वैसे ही एक नागरिकता एक रोबोट को प्रदान की गई है। और ये पहली बार किसने की थी भाई? सऊदी अरब ने। और किसे दिया गया बेटा? एक ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को। यदि हम सोफिया की बात करें तो याद रखना बेटा, सोफिया रोबोट जो है ये हांगकांग की कंपनी, ये जो हमारा हांगकांग है उस हांगकांग की एक कंपनी थी और उस कंपनी का नाम क्या था बेटा? हैंसेन। हांगकांग की किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था? हैंसेन कंपनी के द्वारा। और ये क्या है? पूरे विश्व का पहला AI बेस्ड, याद रखिए, पूरे विश्व का पहला AI बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट। क्योंकि इसमें हमने किस ह्यूमनॉइड रोबोट, इसमें हमने किसको बिल्डअप किया है भाई? इसमें हमने AI का ऑप्शन भी रखा है। AI का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? कृत्रिम उपलब्धता, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब हमने कई मामलों में इसके अंदर तर्क शक्ति के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता तक डेवलप कर रखी है। क्योंकि AI बेस्ड ही क्या करता है, एक्चुअल में AI एक बड़ी सिंपल प्रोसेस का है, सिंपल तो नहीं कह सकते भाई, काफी टिपिकल होती है, लेकिन जनरली इसमें क्या है कि कई प्रकार के अनुभव, कई प्रकार के एक्सपीरियंस को ऑलरेडी समाहित कर दिया जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो इससे क्या होता है कि जब भी रोबोट हुआ या कोई मशीन हुई तो वो उसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को जब वो देखती है तो उन सब में उसे संभावित जो सॉल्यूशन नजर आता है वो उसके संभावना के आधार पर कई सारे आंसर्स उसके अंदर पुटअप होते। अब क्या होता है कि AI उन सभी संभावित आंसरों में वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बेस्ट ऑप्शन को क्लिक करता है और उसी के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स देता है। तो यही क्या होता है? AI का बेस। तो पहली बार एक AI बेस्ड जो ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया वो कौन सा था? सोफिया। इसे किसके द्वारा तैयार किया गया था? हांगकांग की हैंसेन कंपनी के द्वारा। और इसे अपने देश में नागरिकता का दर्जा किस देश के द्वारा दिया गया है? तो वो देश कौन सा है? सऊदी अरेबिया। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व रोबोट सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ? तो देखो भाई, एक्चुअल में क्या होता है कि पूरी दुनिया में, मैंने सही आंसर ही टिक कर दिया है, ये एक्चुअल में बीजिंग है बेटा। ये क्या है? बीजिंग। बीचिंग नहीं, बीजिंग गलत लिखा हुआ है बेटा, इंग्लिश टाइप सही हुआ है बीजिंग। तो एक्चुअल में है क्या कि दुनिया के देश समय समय पर रोबोटिक एग्जीबिशन लगाते हैं और रोबोटिक एग्जीबिशन और उसी को एक्सपो भी नाम दिया जाता है क्योंकि तमाम देशों की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां या सरकारी कंपनियां उसमें अपने अपने रोबोट्स को प्रदर्शित करते हैं कि आखिर हमने कितने एडवांस रोबोट बना लिए। तो क्या है कि समय समय पर एक्सपो आयोजित किए जाते हैं और एक्सपो आयोजित करने का पर्पस सीधा सीधा होता है कि उस देश के, पूरी दुनिया के सभी देश, सभी कंपनियों को ओपन मौका होता है कि आप अपने द्वारा बनाए गए रोबोट्स को दुनिया के सामने बता सकें। इससे प्रॉपर फंडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं एक कंपनियों की तरक्की का साधन भी बन जाता है क्योंकि एक्सपो में दुनिया के जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, इंटरेस्टेड कंपनीज होती हैं, तो ये सब आते हैं और यहां पर वास्तव में कह सकते हैं कि सभी प्रकार के अच्छे अच्छे रोबोट्स आते हैं। तो जानने का मौका मिलता है कि आखिर दुनिया में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है या कई इसमें कितने सफल हो चुके। तो इस साल जो आपकी 2022 जो लास्ट ईयर था, तो लास्ट ईयर बेटा विश्व रोबोट सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया था बेटा? बीजिंग, चाइना में। वहीं आपसे पूछा जाए, याद रखिए कि इस साल हमारा, इस साल मतलब साल 2023, यदि आपसे पूछा जाए कि साल 2023 के लिए कहां पर आखिर ये आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिए बेटा साल 2023 का रोबोटिक्स एक्सपो, साल 2023 का रोबोटिक्स एक्सपो जो होगा ये बेटा बोस्टन, अमेरिका, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा बोस्टन, USA। साल 2023 का रोबोटिक्स एक्सपो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिए ये कहां पर होगा बेटा? बोस्टन, USA में, क्योंकि एक्चुअल में यहां पर इस साल पूरी नुमाइश की जाएगी कि आखिर कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। तो बेटा ये सब नए नए जो रोबोट्स होते हैं उनका आयोजन कहां पर किया जाएगा? बोस्टन, USA में। अब हम देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, खामोश प्रहरी रोबोट किस संस्था के सहयोग से बनाया गया है? कितना प्यारा नाम लगता है पढ़ने में, खामोश प्रहरी। तो देखो भाई, प्रहरी का मतलब ही क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड। तो एक्चुअल में भारत में, हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो किसके लिए तैयार किया गया है? बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए।
ये वास्तव में इसका पर्पज क्या है, तो इसे रोबोट को क्यों बनाया गया है, तो इसके ऊपर प्रिंसिपली जो टारगेट है वो किसकी है, बॉर्डर की सिक्योरिटी करने का। तो जो खामोश प्रहरी रोबोट है वो वास्तव में किस पर्पज के लिए बनाया गया है, टू प्रोटेक्ट द अवर बॉर्डर्स, क्योंकि सीमाओं पर कई ऐसे दर्जन क्षेत्र होते हैं जहां पर हमारे सैनिक गश्त करने में कई असमंजस का महसूस करते हैं या कई प्रकार की बेटा उन्हें मुसीबतें आती हैं। तो उन मुसीबतों से निजात दिलाने के लिए हमारे DRDO और बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त आयाम तैयार किया। और वो संयुक्त आयाम रोबोट किस नाम से था, तो भाई ये था हमारा खामोश प्रहरी। और खामोश प्रहरी को बनाने का जो सीधा सीधा उद्देश्य था वो हमारा क्या था, सीमा सुरक्षा के लिए। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यदि पूछा जाए तो मेन तो DRDO का है, लेकिन DRDO को जो इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करवाए गए थे वो किसके द्वारा तैयार करवाए गए थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इन दोनों का एक संयुक्त प्रयास कह सकते हैं और ये सफल भी हुआ है। और इन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया जो हमारे सुरक्षा के जवान हैं, जिनकी बेटा जो जीवन और मृत्यु के संघर्ष में सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके काम को आसान बनाने के लिए, उनकी जगह पर गश्त लगाने के लिए जो एक नया रोबोट तैयार किया गया था। और उस नए रोबोट का नाम ही क्या था, खामोश प्रहरी। याद रखिए इस रोबोट का नाम क्या था बेटा, खामोश प्रहरी। क्या इतना याद रखेंगे? तो चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं आगे। रोबोटिक्स से संबंधित RSI का पूरा नाम क्या है? भाई रोबोटिक्स के क्षेत्र में आखिर RSI का पूरा नाम क्या है? आप देखिए ऑप्शन पढ़ सकते हैं। जैसे मैं इसमें आपसे कहूं कि आपको इन सब में सबसे प्यारा ऑप्शन कौन सा लग रहा है, जो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो होना ही चाहिए। तो देखो भाई सीधा सीधा मतलब है रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। ना तो भाई सर्जरी का कोई मतलब होता है, ना सर्वे का कोई मतलब होता है। इसका सीधा सीधा आंसर हमारे सामने क्या बनता है, रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्योंकि रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में हर साल हमारा बेटा जो अप्रैल होता है, उस अप्रैल के पहले वीक, याद रखिए अप्रैल के पहले सप्ताह के पहले शनिवार को, याद रखना इसकी बहुत बड़ी बात क्या होती है कि इसके द्वारा किसका आयोजन किया जाता है, भारतीय रोबोटिक्स दिवस, या इसी को हम क्या बुलाते हैं, इंडियन रोबोटिक डे। इसे हम क्या बुलाते हैं, इंडियन रोबोटिक डे, या यही क्या होता है, भारतीय रोबोटिक दिवस। तो जो अप्रैल का महीना होता है उसके पहले सप्ताह में, अभी अप्रैल ही चल रहा है, तो अप्रैल के पहले सप्ताह में रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एक्चुअल में रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में एक ऐसी एजेंसी है जो ज्यादातर बेटा IITs के लोग इसमें शामिल है और उन्हीं लोगों ने इसका फाउंडेशन किया था। तो इसको बनाने का जो मुख्य पर्पज ही था वो यही था कि वो लोग एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जो कि गैर लाभकारी हो और भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में काफी अपना योगदान दे सके। इसका फाउंडिंग ईयर कब है भाई, 10 जुलाई 2011 को इसकी स्थापना की गई और उसके बाद ही इसने अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाया। तो याद रखिए कि भाई आखिर आपका RSI का पूरा नाम क्या था, रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। और ये भारत में रोबोटिक्स से जुड़े हुए एक्सपो को आयोजित करता है, जहां पर हमारे विभिन्न विश्वविद्यालय, विभिन्न IITs, इन सब के स्टूडेंट्स आते हैं और वो अपने द्वारा बनाए गए नए नए रोबोट्स को वहां पर पेश करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि आखिर भारत भी तकनीक के क्षेत्र में कहीं से कहीं तक पिछड़ा नहीं है। क्लियर? चलिए भाई अब हम देखते हैं इसके बाद रोबोट के घटक में शामिल नहीं है। अब आपको ये बताना है कि आखिर इनमें से कौन सा हमारे रोबोट्स के क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए भाई मैंने आपसे पहले ही चर्चा की थी, शायद पहला ही क्वेश्चन किया था जिसमें इस सेंसर वाला पार्ट पूछा गया था, उसने सभी को एक्सप्लेन किया था कि नियंत्रक भी चाहिए, परिवर्तक भी चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन याद करिए मैंने उसमें इसका नाम नहीं लिया था। तो जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्चुअल में इसको हम रोबोटिक्स का पार्ट या रोबोटिक्स की बात इसमें नहीं आती है। तो रोबोट में कंट्रोलर जरूरी है, नियंत्रक जरूरी है, जिससे रोबोट पर नियंत्रण बना रहे, वो अपनी कार्यशैली उसकी बिखरे नहीं, वो लिमिटेड काम करे। और दूसरा हमें सेंसर की जरूरत होती है ताकि वो अपने आसपास के सेंस को फील कर सके और उस पर प्रतिक्रिया दे सके। वही परिवर्तक होता है, उसके हाथ होते हैं, मतलब जो वो आउटपुट देगा वो पैरों की सहायता से देगा, हाथ की सहायता से देगा या सिर
के हिसाब से देगा। तो एक्चुएटर भी उसके होते हैं, लेकिन जो त्वरण होता है उसकी रोबोट में कोई जरूरत नहीं होती। तो एक्सेलरेटर पार्ट इसके लिए कैसा है बेटा, नॉट कंपल्सरी पार्ट। अगला हम देखते हैं ड्रोन भीम का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। देखिए मैंने आपसे कुछ ही देर पहले इस बारे में चर्चा की थी कि आखिर जो हमारे यहाँ पर एक आईआईटी के द्वारा एक ऐसा, अभी बताता हूं पूरा, एक आईआईटी के द्वारा एक ऐसा ड्रोन तैयार किया गया था, मैंने आपसे चर्चा भी की थी, जो हमारे किसमें काम आएगा, डिजास्टर के मैनेजमेंट में। ये किन किन क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकता है, एक तो आपदा के क्षेत्र में और दूसरी हमारी ये मदद कर सकता है युद्ध के क्षेत्र में। तो देखिए जो ड्रोन भीम है आखिर इसका निर्माण किस पर्पज के लिए किया गया था। तो ड्रोन भीम का जो बनाने का मुख्य पर्पज ही था वो यही था कि जो आपदा या डिजास्टर संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं या कहीं युद्ध में कोई इमरजेंसी आती है तो एक्चुअल में ये ड्रोन बड़ा ही कमाल का है। और ये ड्रोन क्या है कि आप लोगों को 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, खुद सोचिए मतलब ये ड्रोन कितनी अच्छी डिवाइस होगा कि ये 1 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको क्या उपलब्ध करवा सकता है, वाईफाई। क्योंकि जब भी कहीं पर कोई डिजास्टर होता है या बाढ़ वाली कंडीशन आती है तो वहां पर नेट कनेक्टिविटी टूट जाती है और नेट टूटता है तो आपका कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया से नेटवर्क भी छूट जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो ड्रोन भीम होता है वो आपको एक तो नेट उपलब्ध करवा देता है और दूसरी हम इसकी सबसे बड़ी विशेषता देखते हैं कि ये स्कैनिंग का काम भी करता है। आखिर अंदर कोई जान माल की हानि तो नहीं हो रही है, कोई कहीं फंसा तो नहीं है, तो उसके स्कैन करने का भी काम कर देता है। तो ड्रोन भीम हमारे किस, अब आते हैं मुख्य क्वेश्चन पर कि ड्रोन भीम का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया था। तो याद रखिए बेटा इसका निर्माण आईआईटी खड़गपुर, याद रखिए का लगा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है, गा। ड्रोन भीम का निर्माण भारत के किस आईआईटी के द्वारा किया गया था। तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा भारत की आपदा प्रबंधन और युद्ध संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए किसका बनाया गया था बेटा, किसका निर्माण किया गया था, ड्रोन भीम। इसके बाद हम आते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किस रोबोट को लॉन्च किया है। रिसेंटली बेटा वास्तव में एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा एक रोबोट को लॉन्च किया गया है और आपसे सीधा सीधा उसी का आंसर पूछा जा रहा है कि आखिर वो कौन सा है। देखिए भाई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे, याद रखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे के द्वारा जो सवारियां होती हैं तो वो सवारियां जब ट्रेन के अंदर जाती हैं तो उस समय उन पर प्रॉपर स्क्रीनिंग करना कि कहीं उनके चढ़ने उतरने में गलत ना हो जाए या कोई वो गलतियां या उस क्षेत्र में वो ऐसी कोई गलती ना करें कि उन पर जान माल पर कोई संकट आ जाए। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे के द्वारा जो बेटा एक रोबोट तैयार किया गया है वो किस नाम से किया गया है, कैप्टन अर्जुन। याद रखिए इस पर एन, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, तो याद रखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे के द्वारा कैप्टन अर्जुन के नाम से एक रोबोट तैयार किया है। और यदि आपने देखा हो तो बेटा ये स्टेशन पर इस टाइप से इंस्टॉल किया गया था, ये ऐसा लगता है कि जैसे एक बॉक्स हो, इसके अंदर व्हील भी लगे होते हैं और इसके ऊपर हम देखते हैं तो एक रोबोटिक फेस इससे पूरा का पूरा क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। और ये यहीं पर बेटा क्या करता है, बात करता है, मतलब बात करने इन द सेंस कि ये आपको उपलब्ध जानकारियां दे देता है कि आपका टिकट वाली जानकारी हो गई, कोच संबंधी जानकारी हो गई, तो ये बोलकर जानकारी भी देता है। और सवारियां चढ़ने उतरने में कई बार जो गलतियां कर देते हैं या एआई बेस्ड है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति जो अनवांटेड हो और वो उसमें चढ़ रहा हो तो भाई मोस्ट वांटेड है या नहीं, उसे ट्रेन में चढ़ना चाहिए। तो इन सब की जानकारी किसके द्वारा बता दी जाती है, कैप्टन अर्जुन के द्वारा। वो कहते हैं ना कि जो अर्जुन होता है वो मछली की आंख पर अपना निशाना लगाए रहता है, उसी तरह ये रोबोट रेलवे यात्रियों की सुरक्षा संबंधी सभी मानकों के आधार पर बनाया गया है। और ये यात्रियों के प्रोटेक्शन के लिए आखिर एक किसने इजाद करवाया था बेटा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, और इसका नाम क्या था, कैप्टन अर्जुन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन काफी बड़ा सा दिख रहा है, हर एक बात पर चर्चा करते हैं। नासा के एस्ट्रोबी रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए भाई नासा सीधी सीधी बात है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और एस्ट्रोबी रोबोट क्या होते हैं, देखिए एस्ट्रोबी रोबोट क्या होते हैं, तो आप एरोनॉटिकल साइंस या सीधी सीधी बात कहें बेटा, एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष। तो वास्तव में नासा के द्वारा अपने स्पेस मिशन के लिए
जो स्पेशली रोबोट बनाए गए थे, जो स्पेशली रोबोट डिजाइन किए गए थे, उन्हीं स्पेशल डिजाइन रोबोट को ही हम क्या बुलाते हैं, एस्ट्रोबी रोबोट्स। अब इनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब इनमें से 3 ऑप्शन आपके सही होंगे और चौथा होगा गलत। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन रोबोटों का आकार घनाकार है, जो कि बात बिल्कुल सच है। याद रखिए, जो इसके रोबोट्स होते हैं, इसके रोबोट्स एक्चुअल में ऐसे क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है, क्यूबॉइडल, बिल्कुल सही बात लिखी है पहली तो भाई। दूसरा लिखा है कि मई 2019 में 2 एस्ट्रोबी रोबोट ISS पर भेजे गए थे। ये ISS क्या होता है, तो देखिए भाई क्या है कि वैज्ञानिकों में 5 प्रमुख देशों की स्पेस एजेंसी, जिसमें कनाडा, USA, रशिया, जापान और यूरोपियन एजेंसी, इन 5 देशों की स्पेस एजेंसी ने आपस में मिलकर एक समझौता किया था कि हम पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, और एक कुछ बेटा कम नहीं होता है, 400 से 500 किलोमीटर ऊपर होता है, हम यहां पर मिलकर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार करेंगे, जो एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा। और भविष्य में जो हम डीप स्पेस में अपने मिशन भेजेंगे, वो पृथ्वी से ना भेजकर हम कहां से भेजा करेंगे, अपने ISS स्टेशन से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसे कितनी देशों की एजेंसियों ने मिलकर बना रही हैं, 5, और अभी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, ये निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। तो भाई भविष्य में जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर हमारे दूर के ग्रहों, दूर के तारों तक आप कोई मिशन भेजना चाहते हैं तो उसके लिए अब आपको पृथ्वी से नहीं छोड़ना होगा, अब हम भविष्य में अपने रॉकेट्स वगैरह को कहां से लॉन्च किया करेंगे, अपने ISS से, क्योंकि इससे ऊर्जा की बचत काफी होगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो नीचे से रॉकेट्स वगैरह जाते हैं, तो ये रॉकेट्स वगैरह जब ऊपर जाते हैं तो इनकी ऊर्जा का अधिकांश भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने में ही खर्च हो जाता है। भाई मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी पृथ्वी गोल बन जाए। चलिए, तो क्या हुआ भाई, ISS बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि मई 2019 में 2, देखिए भाई यहां पर एक लाइन गलत आ गई है, क्योंकि एक्चुअल में डेट मई की नहीं थी, ये डेट कब की थी, अप्रैल की। ये याद रखिए, ये जो लॉन्चिंग की गई थी ये कब की गई थी, अप्रैल 2019 में। तो भाई यहां पर मुझे लग रहा है कि हमें गलत आंसर मिल चुका है। फिर भी हम देखते हैं, अपनी ऊर्जा से पहली बार अंतरिक्ष में उड़ने वाले एस्ट्रोबी रोबोट का नाम बम्बल है। बिल्कुल सही बात है ये तो, क्योंकि अभी तक 2019 में हमारे नासा के द्वारा 3 रोबोट थे जो बेटा एस्ट्रोबी कैटेगरी में रखे जाते हैं, वो 3 मिशन लॉन्च किए गए थे। सबसे पहला नाम क्या है, बम्बल। एक बात याद रखिए, पहला नाम क्या है, बम्बल, दूसरा नाम क्या है, हनी, और तीसरा नाम है बेटा क्वीन। तो साल 2019 में नासा के द्वारा कितने एस्ट्रोबी रोबोट्स को लॉन्च किया गया था, 3, बम्बल, हनी और क्वीन। अब जो ये बम्बल, हनी और क्वीन है बेटा, इसमें से बम्बल और हनी जो है इन्हें कब लॉन्च किया गया था, अप्रैल में, वहीं क्वीन को बाद में लॉन्च किया गया था जुलाई में। तो इसका मतलब है कि मई में कोई लॉन्चिंग ही नहीं हुई। और याद रखिए इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या मिलेगी कि अब जब स्पेस में रोबोट है तो ये खुद की दम पर उड़ सकता है, खुद की पावर से। कहां हमें एक और रॉकेट छोड़ना होता है, लेकिन इसे हम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि भी थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लिखिए भाई, तीसरा पॉइंट आपके सामने आ गया, अब डी पॉइंट। तीसरा एस्ट्रोबी रोबोट जुलाई 2019 में ISS के लिए भेजा जाएगा, जो बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले ही बता दी। तो याद रखिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और एक अच्छी सफलता भी कही जा सकती है। और इसमें भी हमें सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिलती है कि ये जो रोबोट्स डिजाइन किए गए थे वो रोबोट किस आकार के हैं बेटा, क्यूबॉइडल शेप में। ये भी अपने आप में एक अलग ही बात होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा विकसित लैंडर विक्रम का उपयोग किसमें किया गया था। भाई देखिए, भारत का या इसरो का एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था चंद्रयान 2। याद रखिए, चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 एक काफी हमारे इसरो का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। हालांकि मैं एक दिन आपके लेक्चर में बता भी चुका हूं कि किन्हीं कारणों से इसका 90% तक हर चीज सही थी,
लेकिन चंद्रमा के ऑर्बिट में भी सही पहुंच गया, लेकिन जब ये चंद्रमा की धरातल पर लैंडिंग कर रहा था वहां पर आखिरी चरण में जाकर ये मिशन फेल हो गया। हालांकि अपने मिशन को फेल होने से पहले ये काफी महत्वपूर्ण जानकारियां अपने कैमरों के माध्यम से हमारे पास पहुंचा चुका था। तो एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो पूरा चंद्रयान 2 था, तो चंद्रयान 2 में देखिए बेटा, ये तो क्या था हमारा रोबोट की बात कर रहा हूं। ये था आपका क्या था बेटा, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और इस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का जो सबसे अगला हिस्सा होता है यही क्या होता है, पेलोड। और इसमें जो पेलोड का नाम रखा गया था उसका नाम क्या था, प्रज्ञा। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि आपको ये याद रखना चाहिए। और क्या है कि बेटा जब हमने इसे स्पेस में लॉन्च किया तो पेलोड कहां होता है, आगे होता है, और वहीं पर ये क्या होता है आपका PSL भी था, लेकिन नॉर्मली हम कह सकते हैं कि प्रक्षेपण यान था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसीलिए मैं इसमें से P को गायब कर रहा हूं। केवल आप इतना याद रखिए कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे प्रक्षेपण यान की। तो भाई इसमें सबसे लास्ट में क्या लगा हुआ था, प्रक्षेपण यान। फिर हम क्या देखते हैं कि इसमें हमने क्या लगाया था, पेलोड सबसे आगे होता है। इस पेलोड का क्या नाम रखा गया था, प्रज्ञा। और इसके अंदर एक रोबोट को इसमें जगह दी गई थी, और इस रोबोट का नाम क्या था जो आपके सामने लिखा हुआ है, एक कौन था, विक्रम रोबोट। तो जाहिर सी बात है कि भाई इसरो के द्वारा हमारा जो चंद्रयान 2 था उसके लिए इन्होंने किस रोबोट को डेवलप किया था, विक्रम को। हालांकि विक्रम अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाया क्योंकि अंतिम चरण में ये एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया था। लेकिन हाँ, काफी हद तक ये सफल भी है, लेकिन फाइनल परिणाम की बात करें तो वो नहीं मिल पाया जो हमें चाहिए था। अब हम देखते हैं AIR एडवांस इन रोबोटिक्स का छठा सम्मेलन 2023 में कहां आयोजित किया गया या कहां किया जाएगा। तो देखिए भाई, AIR एडवांस इन रोबोटिक्स क्या है कि जो हमारे देश की जो इंपॉर्टेंट IITs होती हैं वो अपने स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर को रोबोटिक्स के क्षेत्र में इन्वेंशन करने के लिए समय समय पर अपना एक्सपो करते हैं। और उसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो भाई ये होता है हमारा ऑल इंडिया कह रहा हूं बेटा, एडवांस इन रोबोटिक्स। और इसका जो छठवां सम्मेलन है वो 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो बेटा वो रूपनगर में आयोजित किया जाएगा, और एक्चुअल में इसी को हम सही मायने में क्या कहते हैं, IIT रुड़की। तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या है, IIT रुड़की में हमारा एडवांस इन रोबोटिक्स का छठा सम्मेलन किया जाएगा। और ये छठा सम्मेलन बेटा हमारे देश में रोबोटिक्स के प्रदर्शन के लिए काफ़ी जरूरी है, क्योंकि इससे क्या है कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी हो गई, हमारे रोबोटिक्स क्षेत्र में स्टूडेंट हो गए, सभी को एक बढ़ावा मिलता है। और इस बढ़ावे के माध्यम से ही भविष्य में रोबोटिक्स के क्षेत्र में इंडिया काफ़ी हद तक एडवांस भी हो सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। तो चलिए भाई, इसका आंसर आपका तैयार हो गया। अब आप चाहे तो छठवें से पहले पांचवा कब हुआ, पहला कब हुआ, आप चाहो तो इतनी पूरी समरी आप तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भारत में रोबोटिक्स से संबंधित प्रमुख कंपनियां कौन सी हैं। तो देखो भाई, भारत में ग्रिडबोर्ड्स कंपनी भी काम करती है रोबोटिक्स के क्षेत्र में। ग्रे ऑरेंज तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो काफी ज्यादा बेटा रोबोटिक्स का प्रोडक्शन करती है। आसिमोव ये भी हमारे भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो सभी विकल्प हमारे सामने दिख रहे हैं वो सभी के सभी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में रोबोटिक्स डिजाइन करती हैं, उनका प्रोडक्शन करती हैं, उनके अंदर लैंग्वेज को इनबिल्ट करती हैं। तो इसीलिए भाई ग्रिडबोर्ड्स, ग्रे ऑरेंज, एसिमोव ये सभी भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र से जुड़ी हुई प्राइवेट कंपनियां हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। तो अगली जो हम जानकारी है बेटा, तैरने वाले रोबोट में कौन सा शामिल है। देखिए भाई, तैरने वाले रोबोट में यदि आप समझदार होंगे, स्मार्ट होंगे तो आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। क्यों कह रहा हूं क्योंकि आप स्मार्ट होंगे तो इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो देखो, आपको कहीं पर लहरों से जुड़ा हुआ, तरंगों से जुड़ा हुआ कोई शब्द देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यदि आप देखेंगे तो आपको क्या शब्द मिल रहा है, वेव ग्लाइडर। एक्चुअल में इसकी पूरी कहानी क्या है कि अमेरिका की एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम क्या है, लिक्विड रोबोटिक्स। याद रखिए, अमेरिका की एक काफी फेमस कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, और उसका नाम क्या है, लिक्विड रोबोटिक्स।
लिक्विड रोबोटिक्स ने एक ऐसे रोबोट तैयार किए हैं जिनमें ग्लाइडर्स, मतलब जैसे कि हमारे मछली वगैरह में फिन लगे होते हैं, ऐसे इसमें ग्लाइड्स होते हैं और इन ग्लाइड्स के माध्यम से ये वाला रोबोट समुद्र में, पानी में तैर सकता है। तो याद रखिए, क्योंकि इसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं, जो रोबोट अपने बनने के बाद काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं दुनिया में, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यदि हम इसमें देखें तो हमारा पैक्स वेव ग्लाइडर इसका सही आंसर है। और यदि पूछा जाए कि ये किस देश के द्वारा इजाद किया गया था, तो ये देश का पूछा जाए तो यूएसए, और यूएसए की किस कंपनी ने तैयार किया था। तो देखो भाई, आपको जाहिर सी बात मिल रही है, लिक्विड रोबोटिक्स। लिक्विड मतलब क्या होता है? तरल। तो जाहिर सी बात है कि पानी में तैरने वाले रोबोट, क्योंकि इसने बेटा इतनी स्पीड गेन कर ली थी और ये काफी तेजी से अंडर वाटर जा सकता है और अंडर वाटर डेटा को जुटा सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद, विश्व का पहला हिंदी भाषी रोबोट कौन सा है? ये तो मैंने आपको रेगुलर सेशन में पढ़ाया ही था कि आखिर हमारी इस अपने भारत का पहला कौन सा हिंदी भाषी रोबोट है। तो देखो भाई, जो लक्ष्मी रोबोट है, ये लक्ष्मी याद करिए, मैंने आपको बताया था धन से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु के बैंक में स्थापित किया गया था। वही दूसरा है रश्मि। तो याद रखिए बेटा, रश्मि इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि विश्व का पहला ऐसा रोबोट जो हिंदी भाषी था, और ना अकेला हिंदी में था, इसके अंदर 4 लैंग्वेज इनबिल्ट की गई थी। भाई याद करो, अब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको जानना है तो आप हमारा सेशन देख सकते हैं रोबोटिक्स वाला, वो भी पार्ट 2, उसमें आपको इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, जो रश्मि रोबोट है, ये वास्तव में विश्व का पहला कैसा रोबोट बनता है जो हिंदी बोल सकता था, और ना केवल हिंदी, इसे 4 भाषाओं के लिए बनाया गया था। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन 4 भाषाओं के नाम बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेल VAL का पूर्ण रूप क्या है? चलिए भाई, आपको देखो बेटा, रोबोट में क्या होते हैं कि जब हम रोबोटिक्स के क्षेत्र में जब हम AI वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम AI वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि आप AI कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें लैंग्वेज, प्रोग्राम लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ही होगा। क्योंकि जब तक आप, जैसे कि हमारे कंप्यूटर से बेटा, कंप्यूटर हमारे कई कार्यों को आसान बनाते हैं, तो उसका कारण ही क्या है कि उनके अंदर लैंग्वेज हमें फिट करनी होती है। तो जो लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामेबल लैंग्वेज होते हैं, या सीधी सरल भाषा में कहें, उसमें प्रोग्राम्स इनबिल्ट होते हैं। तो इसी से हमारे रोबोटिक्स, यदि आपके AI है या आपका कोई चुनिंदा कार्य कर रहे हैं, तो आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका कारण है कि उनके अंदर लैंग्वेज आपको इनबिल्ट करनी होगी। तो अब हम देखते हैं कि रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में VAL का पूर्ण रूप क्या है। तो आखिर ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो इनमें से हम देख सकते हैं जो रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बनाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है बेटा, वो क्या है? वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। देखो, असेंबली लैंग्वेज तो नॉर्मली भी हम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते ही हैं, तो याद रखिए वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। और इस सबसे इनिशियल स्टेज पर जो रोबोट्स के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, उसमें से एक है। तो याद रखिए कि जो मशीनी भाषा, या मशीन बोल रहा हूं मैं, मशीनी भाषा जो होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है, और हमारे व्यक्तियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी लैंग्वेज इजाद की गई थी जिससे हम नॉर्मल इनपुट रोबोट्स को दें, लेकिन उनका आउटपुट हमारे अनुसार मिले। लेकिन रोबोट्स हमारी भाषा नहीं समझता, वो किसकी भाषा समझेगा? अपनी मशीनी लैंग्वेज को। तो इसीलिए बेटा वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज, इसी का नाम क्या होता है? बेल, और ये रोबोटिक्स से जुड़ी हुई प्रमुख लैंग्वेज है। अगला हम देखते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहां है? तो देखिए भाई, रोबोट्स खतरनाक भी हो सकते हैं, रोबोट्स अच्छे भी हो सकते हैं। रोबोट्स को समय समय पर रोबोट डेवलपिंग के लिए कंपनीज को फंडिंग दिया जाना जरूरी है। तो ऐसी सभी चीजों के लिए जिस संस्थान को बनाया गया है, वो संस्थान क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, जो समय समय पर रोबोट से जुड़े हुए एक्सपो करवाता है, प्रदर्शनी करवाता है, साल के बेस्ट रोबोट का अवार्ड भी देता है। तो ऐसे सभी कार्यों के लिए किस संस्थान का गठन किया गया था? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का यदि मुख्यालय पूछा जाए, तो इसका मुख्यालय कहां है? याद रखिए, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। इसका बेटा मुख्यालय कहां है? तो याद रखिए कहां पर है? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट। लीजिए भाई, आ गया क्वेश्चन,
देखिए, और ऑप्शन भी वही है, कुबेर, लक्ष्मी, रश्मि या पार्वती। तो देखो भाई, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट जिसे सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु ने तैयार किया। तो देखो भाई, आपका यदि पूछा जाए कि पहला हिंदी भाषी रोबोट कौन सा था, तो उसका सही नाम क्या था? रश्मि। वहीं यदि आपसे इस क्वेश्चन के इतर पूछा जाता है कि आखिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ पहला रोबोट कौन सा था, तो देखिए भाई, बैंक का मतलब क्या होता है? पैसा, और धन की देवी कौन होती है? लक्ष्मी जी। तो देखिए, सही आंसर इसका क्या है? लक्ष्मी जी। लेकिन इसके साथ ही आपको यहां पर ए पॉइंट भी तैयार करना है कि आखिर किस बैंक में बेटा इसे तैनात किया गया था, तो वो बैंक कौन सा था? सिटी यूनियन बैंक। और किस शहर के और किस राज्य के, सॉरी मैं कह रहा हूं, किस राज्य के सिटी यूनियन बैंक में बेटा किया गया था, तो वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो आपको हर चीज इसकी याद रखनी है कि भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी है, जिसे सिटी यूनियन बैंक ने तमिलनाडु में बेटा तैयार किया था। और सॉरी, तैयार नहीं बेटा, वहां पर उसकी प्रदर्शनी की गई थी और बैंक में इस सहायता भी दे रहा। चलिए अगला हम देखते हैं, देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहां पर स्थापित की गई है। देखिए भाई, कितनी बड़ी बात है कि आखिर रोबोट्स पर कितना नियंत्रण भी रखना चाहिए, तो इसको लेकर जो लेबोरेटरी बनाई गई है वो पहली है देश की। और बेटा सबसे बड़ी बात कि वो हमारे मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। तो आखिर मध्य प्रदेश में कहें या पूरे देश की कहें बेटा, पहली रोबोटिक कंट्रोल लेबोरेटरी किस शहर में स्थापित की गई है, तो भाई महाकाल की नगरी उज्जैन। याद रखिए, जो उज्जैन में बेटा पहली भारत की क्या तैयार किया गया है बेटा, तो रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला या रोबोटिक कंट्रोल लेबोरेटरी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखो भाई, रोबोट शब्द का वास्तविक मीनिंग क्या होता है? एक गुलाम या एक बंधुआ मजदूर। एक्चुअल में बेटा एक ऐसा व्यक्ति, स्लेव आप कह सकते हैं। रोबोट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आपके सामने कोई रोबोट आ जाए उससे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में जो रोबोट शब्द सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था, वो रोबोट किसके लिए इस्तेमाल किया गया था बेटा? तो ये रोबोट शब्द जिसके लिए इस्तेमाल किया गया था वो था एक उपन्यास, और उसमें ऐसे व्यक्तियों के लिए रोबोट शब्द इस्तेमाल किया गया था जो गुलाम होते। तो चूंकि रोबोट एक मशीन होती है जो इंसान के इशारों पर कार्य करती है, इसीलिए हमने बेटा जो मशीन बनाई जो हमारे इशारों पर कार्य कर रही थी, और उसे भी हमने क्या नाम दे दिया? रोबोट। और इसका सबसे पहला इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ कैपिक के द्वारा। क्लियर? याद रखिए बेटा, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए अब हम अगला देखते हैं, रोबोट का वह भाग जो मानव की मांसपेशियों के समान होता है। देखिए भाई, हमारे रोबोट में कई ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कंपेयर किए जाते हैं। कंपेयर कैसे किए जाते हैं कि कौन है जो इंसान की आंखों की तरह या हमारे सेंसिटिव ज्ञानेंद्रियों की तरह कार्य करता है। तो देखो एक बात बताऊं, यदि आपसे पूछा जाए कि जो सेंसर होता है रोबोट्स का, ये किसकी तरह कार्य करता है, तो याद रखिए ये मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की तरह कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर किसी रोबोट का वो कौन सा पार्ट है जो मानव ज्ञानेंद्रियों की तरह कार्य करता है, तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? सेंसर। क्योंकि रोबोट में जो सेंसर होते हैं उनका काम ही होता है कि वो आसपास के रिएक्शंस को देखें, उसे महसूस करें और उसके हिसाब से अपना आउटपुट तैयार करें। लेकिन हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? रोबोट के शरीर का ऐसा भाग जो बेटा वास्तव में किसकी तरह कार्य करता है? मानव की मांसपेशियां। तो देखो भाई, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, ये मांसपेशियां किसके काम आती हैं? गति के। क्योंकि हम जो मूवमेंट करते हैं वो हमारी मसल्स का कंट्रीब्यूशन सबसे बढ़िया होता है। तो अब होता क्या है कि आखिर हमारी मसल्स हमारे हाथ को उठाने में कार्य करती है, पैर को उठाने में काम करती है। तो रोबोट की बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रोबोट को गति करने में सहायक बनाता है? तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या है? प्रवर्तक, एक्चुएटर। एक्चुएटर वो पार्ट होता है जो रोबोट के एंड्स को या उसके शरीर के आखिरी भाग को गति करने में, कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो हमारी मांसपेशियां हमें कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। तो रोबोट के शरीर का वही पार्ट प्रवर्तक रोबोट के आर्म्स को या रोबोट के शरीर को गति करने में या कार्य करने में मदद करता है। तो मानव मांसपेशियों की तुलना रोबोट के हम किस पार्ट से कर सकते हैं? इसके एक्चुएटर से। अगला देखिए, अगला हम देखते हैं रोबोटिक्स का
प्रथम नियम क्या है? देखो भाई, मैंने आपको बताया था पूरा कि रोबोटिक्स में सबसे पहले 3 शर्तें बताई गई थी कि रोबोट कैसा होना चाहिए। उसमें सब कुछ था कि वास्तव में यही रोबोटिक्स कानून भी माना जा सकता है। उसके बाद 5 रोबोटिक्स की अवधारणाएं भी दी गई हैं, लेकिन जो सबसे पहली अवधारणा है, देखिए अवधारणाएं क्या होती हैं कि रोबोट को मनुष्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा क्या होता है बेटा कि रोबोट है वो इतना ज्यादा बुद्धि लब्धता से नहीं हो कि वो हर मामले में फैसले स्वयं ले सके। और इसी में क्या शामिल होता है, तीसरा पॉइंट, कि रोबोट है वो मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। और चौथा होता है कि उसे इसकी प्रतिरक्षा इस हद तक नहीं बढ़ानी चाहिए कि वो अपनी स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचा सके। तो ये होते हैं रोबोटिक्स लॉ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसमें से जो सबसे पहला नियम है, और वो पहला नियम क्या है बेटा हमारा, सीधा सीधा है कि रोबोट कोई भी हो उसे कभी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ये होता है पहला नियम। और दूसरा नियम होता है कि जो रोबोट है उसे मनुष्य की आज्ञा का पालन करनी चाहिए। रोबोट के द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा बेटा याद रखिए स्वयं नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यदि वो अपने अस्तित्व की रक्षा करने लगा तो वो मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पहला कानून होता है ए वाला, दूसरा कानून होता है ए वाला, और तीसरा कानून होता है ए वाला। क्योंकि पहला नियम पूछा गया था तो पहला नियम सीधा सीधा आपके सामने है, रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। क्लियर है? तो भाई देखिए, आज के हमारे सेशंस में मैं आपके सामने इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, और याद रखिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों लगाएंगे तभी आप बेटा अपने आप में एफिशिएंसी फील करेंगे और आपके पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और रवि सर आज आपसे अलविदा लेते हैं, लेकिन हाँ अगला सेशन हमारा यूनिट 9 से फिर जुड़ा होगा, तो उसके लिए बने रहिए और अपने साथियों के साथ जरूर हमारे सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए एक बड़ा बड़ा मोटिवेशन का कार्य करेगा। थैंक यू सो मच।